आज हम सामंतवाद से पूंजीवाद के अंतर्गत सामंतवाद के पतन के कारण के बारे में विस्तार से समझेंगे। किन कारणों से सामंतवाद का पतन हुआ। पहले इससे पूर्व हमने सामंतवाद के बारे में जाना कि उनका सामंतवाद का उदय, विकास और उनकी क्या क्या भूमिका रही जन सामान्य के भीतर, और किस प्रकार से उनका सहयोग किसानों और दासों मजदूर वर्ग के लिए रहा, और किन तरीकों से उन्होंने राजाओं को भी सहयोग प्रदान किया आर्थिक और राजनीतिक रूप से। लेकिन जैसे कि समय बदलता है और सामंतवादों जो सामंती थे उनकी धीरे धीरे शक्ति कमज़ोर होने लगती है। उसका कारण ये था कि वो भोग विलासी और गैर जिम्मेदार होते जा रहे थे, और मुद्रा का प्रचलन होना, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना, धर्म युद्धों का होना, ये ऐसी बातें थी जिसने सामंतवाद को कमज़ोर किया। यानी सामंती व्यवस्था थी पूर्व की अपेक्षा कमज़ोर होती जा रही थी, और जिसके कारण इनका धीरे धीरे अंत होता है और राजाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा के प्रचलन से क्या लाभ होता है कि मुद्रा के प्रचलन से अब लोग नगद सामान खरीदने लगते हैं, वस्तु विनिमय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले क्या था कि वस्तु विनिमय से ये प्रथा सामंतों के अंदर प्रचलित थी, लेकिन सिक्कों के जारी होने से अब सामंतों की स्थिति वैसी नहीं रही थी, उनकी दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आ चुकी थी। तो सामंती व्यवस्था किस प्रकार से पतन की ओर जाती है और सामंतों का पतन किस प्रकार से होता है, उसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सामंतवाद के पतन के कारणों में बारूद और बंदूक प्रथम कारण, नंबर 2 धर्म युद्धों का प्रभाव दूसरा कारण, किसानों के विद्रोह तीसरा, व्यापारियों का विरोध और मुद्रा का प्रचलन, राजाओं की शक्ति में वृद्धि और राष्ट्रीयता का विकास और रूढ़िवादिता और सामंत प्रथा के लाभ। ये लास्ट में दिखेंगे कि सामंत प्रथा के कुछ लाभ भी रहे, लेकिन पहले हम जानेंगे बारूद और बंदूक। जैसा कि सामंतों ने क्या किया था कि अधिक धन अर्जित करके अपने यहाँ एक तरह से सैन्य व्यवस्था रखी हुई थी, और बंदूक के बल पर और बारूद के बल पर अपनी जो मजबूत स्थिति को बनाए हुए थे। लेकिन जब राजाओं की शक्ति का विकास हो जाता है तो उनकी शक्ति में कमजोरी आने लगती है। सामंतों में पहले जैसी नैतिकता एवं जन कल्याण की भावना नहीं रही, और भोग विलासी सामंत अपने ही लोगों के शोषक बन गए थे। मतलब जिनका वो कल्याण कर रहे थे, लेकिन अब उनके व्यवहार में बदलाव आ गया था, अब वो शोषक बन गए थे। मतलब जिनका कल्याण कर रहे थे अब उन्हीं का शोषण करने लगे थे। नंबर 1 बारूद के उपयोग से अब तक अपराजय, मतलब जिनको कभी पराजित नहीं किया जा सकता है, सामंतों को समझे जाने वाले सामंती दुर्ग बालू की मिट्टी के भवन की भांति ढहने लगे थे। ठीक है। और बंदूकधारी पदाती सेना की उपयोगिता के कारण सामंती घुड़सवार सेना का महत्व भी जाता रहा। तो बंदूकधारी पदाती सेना जब मतलब पैदल सैनिक जब तैयार हो गए तो जो सामंती घुड़सवार जो सेना थी उनका महत्व अपने आप कम हो गया। तो सामंतों के पास धन तो था ही पर्याप्त मात्रा में, तो उनके पास बारूद और बंदूक के बल पर वो अपना प्रभाव जमाए हुए थे। लेकिन जब ये देखा कि व्यापारी वर्ग का विकास हो जाता है और किसान भी शिक्षित हो जाते हैं और राजा की शक्ति में जब वृद्धि होती है, तो फिर इसके बाद बारूद और बंदूक के आधार पर सामंत अपना दबदबा बनाए रखने में नहीं रख पाते हैं, और वो उनकी शक्ति में या उनकी दशा में गिरावट आती है। धर्म युद्धों का प्रभाव दूसरा कारण है। धर्म युद्धों का प्रभाव जेरूसलम के अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्की के मध्य, जेरूसलम जो कि एक धार्मिक स्थल है, तो उसके अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्कों के मध्य
1095 ईस्वी से लेकर 1291 ईस्वी तक 7 प्रमुख युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध? 7। इन्हें इतिहास में धर्म युद्ध क्रूसेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इतिहास में? ये धर्म युद्ध क्रूसेड। तो 7 युद्ध लड़े गए। सामंत प्रथा के पतन में इन धर्म युद्धों ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया और अधिकांश सामंत धर्म युद्धों में मारे भी गए, क्योंकि सामंत जो थे वो धर्माधिकारियों के आदेश, उनके इशारे पर युद्ध में भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं और ये अधिकतर युद्ध में मारे भी जाते हैं। और 7 वर्ष युद्ध, 7 बार 7 प्रमुख युद्ध लड़े गए, तो युद्ध भी बड़े पैमाने पर लड़े गए। तो इसमें धर्माधिकारियों के मतलब इच्छा के अनुसार वो युद्ध में तो शामिल होते हैं, पर सामंती अधिक से अधिक उसमें मारे जाते हैं। तो धर्म युद्धों का भी प्रभाव सामंती व्यवस्था के पतन में अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद किसानों के विद्रोह। तीसरा कारण है सामंतवाद के पतन में किसानों के विद्रोह। सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषण किसानों का किया जाता था। किसका किया जाता था? किसानों का। इंग्लैंड एवं फ्रांस के किसानों में आक्रोश प्रकट हुआ, क्योंकि जब शोषण होगा तो किसानों में आक्रोश की भावना तो पैदा होगी, और इंग्लैंड में ये देखने को मिला। इंग्लैंड और फ्रांस के किसानों में 1348 से 51 ईस्वी में यूरोप में एक काली मौत, मतलब एक महामारी फैली, इसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। इस महामारी जो फैली थी वो 1381 ईस्वी में, लेकिन जब ये महामारी फैली तो इसमें किसानों को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाई, जिससे किसान और अधिक नाराज हो गए और काफ़ी जनसंख्या इस महामारी में मारी भी गई। तो इससे क्या कि सभी लोगों में एक असंतोष का वातावरण तैयार हो गया। तब 1381 ईस्वी में बार्ट टाइटलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के किसानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। किसके नेतृत्व में? बार्ट टाइटलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के किसानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इसके बाद देखते हैं व्यापारियों का विरोध। तो एक अन्य कारण था सामंतवाद के पतन के कारणों में व्यापारियों का विरोध। नगरों के विकास के फलस्वरूप व्यापारी वर्ग में स्वतंत्र व्यक्ति की भावना पनपने लगी थी। अब नगरों का विकास हुआ तो व्यापारियों की स्थिति में भी मतलब दशा में सुधार आया, और अब उनके जो व्यापारी वर्ग था वो अपने अधिकारों को मतलब अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने लगा था, और शिक्षा के प्रचार से भी अब उनमें क्या था? स्वतंत्र व्यक्ति की भावना पनपने लगी थी। अब वो जानते थे कि सामंती लोग किस प्रकार से उनका शोषण कर रहे हैं या उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। इस वर्ग ने यह अनुभव किया कि उनके व्यापार की सुरक्षा तथा सफलता अब सामंत प्रथा पर नहीं, मतलब सुरक्षा और सफलता अब सामंतों पर निर्भर रहकर नहीं की जा सकती है और संभव भी नहीं है, अपितु शक्तिशाली राजाओं पर है। मतलब सामंतों से अपेक्षा अधिक राजाओं पर भरोसा किया जाए तो ज्यादा उचित है कि वो राजा की शक्तियों में पहले की अपेक्षा वृद्धि हो चुकी थी। वे बार बार चुंगी देने से भी तंग आ चुके थे, और व्यापारियों का ये मानना था, व्यापारी वर्ग का, कि हमें ऐसी शासन व्यवस्था यानी राजा के प्रति ज़्यादा मतलब हमें वफादार रहना चाहिए, ताकि हमें ये बार बार जो हमें चुंगी देनी पड़ती है, कर देना पड़ता है, इससे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार से व्यापारियों में भी सामंतवाद के विरुद्ध एक आक्रोश की भावना पनपने लगी थी, और ये धीरे धीरे बढ़ती रही। मुद्रा का प्रचलन एक अन्य कारण है सामंतवाद के पतन के कारण में। मुद्रा के प्रचलन यूरोप की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। प्रत्येक वस्तु सिक्के के माध्यम से खरीदी जाने लगी थी और सामंतों में वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। मुद्रा के प्रचलन से सामंतों का महत्व कम हो गया। क्या हो गया? सामंतों का जो महत्व था वो कम हो गया मुद्रा के प्रचलन से, क्योंकि पहले सामान के बदले सामान वस्तु विनिमय होता था, जिससे सामंतों की स्थिति काफी मजबूत थी। लेकिन जब ये मुद्रा का चलन हुआ तो सामंतों को स्वतः ही मुद्रा की जरूरत पड़ने लगी सामान को खरीदने बेचने, और इससे उनकी जो सत्ता बनी हुई थी
एक प्रतिष्ठा थी, उसको आघात लगा और मुद्रा के प्रचलन से सामंतों का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा और बाद में इनका पतन के कारण में भी एक बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है मुद्रा का प्रचलन भी। राजाओं के शक्ति में वृद्धि। अब क्या है कि राजा पहले निर्बल थे, कमजोर थे, तो सामंतों ने उनको सहयोग दिया और उनकी स्थिति का लाभ भी उठाया। लेकिन जैसे जैसे राजाओं की शक्ति में वृद्धि होती है तो क्या है कि और अपनी को निजी सेना रखने लगते हैं राजा, तो सामंतों के ऊपर उनकी निर्भरता कम हो जाती है और सामंतों की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 9वीं तथा 10वीं सदी के अव्यवस्थित तथा अशांत वातावरण के निर्बल शासकों की उपस्थिति के कारण सामंत प्रथा पूर्ण रूप से विकसित हो पाई थी। मतलब राजा कमजोर थे, इसी कारण सामंत प्रथा जो है वो आगे बढ़ पाई और मजबूत हुई। मुद्रा के प्रचलन से राजा लोग अपनी निजी सेना रखने में समर्थ हुए और व्यापारिक बल के सहयोग मिल जाने के कारण सामंतों के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी और नहीं रही, क्योंकि अब व्यापारिक वर्ग और राजा एक दूसरे का सहयोग करने लगे। अब जो धन की भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, और पहले क्या निर्बल राजा थे तो उन्हें सामंतों की जरूरत थी और सामंतों की जरूरत प्रजा को भी, मतलब जनसाधारण किसानों को भी थी। तो लेकिन जब धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन होता है और मतलब लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, तो इससे क्या होता है कि राजा की शक्ति के वृद्धि होने से सामंतों की जो दशा और उसकी जो पतन को बढ़ावा मिलता है और सामंत बाद के पतन का एक कारण राजा की शक्ति की में वृद्धि भी माना जा सकता है। फिर है राष्ट्रीयता का विकास। तो राष्ट्रीयता का विकास धर्म युद्धों के कारण देखने को मिलता है। लोगों में अपने राष्ट्र प्रेम की भावना अधिक विकसित होती है। धर्म युद्धों से यूरोप वासियों में राष्ट्रीय भावना का अंकुर फूटा। 1331 ईस्वी से 1443 ईस्वी के मध्य यूरोप में 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। कौन सा 100 वर्षीय युद्ध? 1331 ईस्वी से 1443 ईस्वी के मध्य यूरोप में 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध से यूरोप वासियों में राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात हुआ और 15वीं सदी के अंत तक सामंत तंत्र का राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व समाप्त हो गया था। तो 15वीं सदी के अंत तक सामंत तंत्र का राजनीतिक व आर्थिक प्रभुत्व ही समाप्त हो गया, मतलब पतन हो गया। नंबर 8, रूढ़िवादिता। सामंत तंत्र एक रूढ़िवादी तंत्र सिद्ध हुआ। रूढ़िवादी मतलब पुराने ढर्रे पे चला रहा ऐसा तंत्र जिसमें कोई बदलाव नहीं किया, समय के अनुसार और अपनी जो पद्धति थी वही पुरानी पद्धति अपनाए रहे। वह समय गति को समझने तथा उसके अनुकूल कदम उठाने में विफल रहे। सामंतवादी उन्होंने कभी अपने अंदर सुधार नहीं किया, कभी ये नहीं सोचा कि हमसे जो प्रजा नाराज है, यानी हमारे जो किसान नाराज हैं या व्यापारी वर्ग नाराज है, तो हमें किन किन चीज़ों को सुधार करना चाहिए जिससे कि उनकी नाराजगी दूर हो और उनका जो विश्वास है वो जो खत्म हो रहा है वो ना खत्म हो। लेकिन सामंतों ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, वो अपनी स्वार्थी और विलासी जीवन में ही लगे रहे, जिसके कारण 14वीं सदी के अंतिम दशकों में सामंती शोषण एवं अत्याचारों से तंग आकर किसानों ने विद्रोह कर दिए। तो विद्रोह करना स्वाभाविक ही है, क्योंकि लगातार किसी पे अत्याचार होते रहे तो वो कभी न कभी उसके विरोध में आवाज उठाता है और ये विद्रोह की ज्वाला इतनी भड़की कि सामंतवाद के पतन का कारण भी बनी। अब देखते हैं कि हमने ये देखा कि सामंतवाद के पतन के कारणों में बारूद और बंदूक, धर्म युद्धों का प्रभाव, किसानों के विद्रोह और व्यापारियों का विरोध, मुद्रा का प्रचलन, राजाओं की शक्ति में वृद्धि और राष्ट्रीयता का विकास, इसके बाद रूढ़िवादिता। लेकिन सामंत प्रथा के कुछ लाभ भी थे। अब वो लाभों के बारे में हम उस पर दृष्टि डालेंगे। नंबर 1, सामंतवाद ने निर्बल किंतु निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं भोग विलासी राजाओं को नियंत्रित करके उनकी शक्ति को सीमित कर दिया था। क्या कर दिया था? सीमित कर दिया था। मतलब जब राजा भोग विलासी थे, अयोग्य थे, शासन संभालने के लायक नहीं थे, तो सामंतों ने ही
उनकी शक्ति को क्या हुआ था, मतलब अंकुश लगा दिया था और कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वयं करने लगे थे। और रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो उस समय जनता बहुत परेशान थी, तो उस समय सामंतों ने ही सहयोग दिया। तो ये सामंत प्रथा के उस समय कुछ लाभ भी हुए। सामंतवाद से सार्वजनिक कानून के विकास में भी सहयोग मिला, क्योंकि एक सामंत राज्य के टुकड़े हो जाने से सामंतों पर कोई असर नहीं पड़ता था, उनकी व्यवस्था जीवन मृत्यु बनी रहती थी और लोगों को जो धन की आवश्यकता होती थी वो सामंतों से ही ले लेते थे। क्योंकि पूर्व में हम देखते हैं कि विश्व में उथल पुथल का माहौल था, नए नए राज्य बन रहे थे, नए राज्य टूट कर अलग अलग हो रहे थे, लोगों में एक अशांति का वातावरण था। तो ऐसे समय में सामंतों ने जो एक सार्वजनिक कानून के विकास में भी सहयोग दिया और सामंतों से ही प्रजा को, यानी जनता को एक आशा थी, क्योंकि राजा निर्बल हैं तभी राज्य टूट रहे हैं और अब उनका जो जनसाधारण का सहयोग करने वाला कौन, तो उस समय सामंतों ने ही सहयोग दिया। नंबर 3, सामंतवादी प्रणाली में निर्बलों, असहायों तथा स्त्रियों की रक्षा का नैतिक आदर्श पुनः प्रतिष्ठित हुआ। तो सामंतवादी प्रणाली, वैसे इसका स्वरूप तो बाद में नकारात्मक रूप ले लेता है, लेकिन प्रारंभ में जब इसका उदय होता है अपने आप ही कोई इसका कोई इस चीज़ को स्थापना नहीं, कोई योजना नहीं थी, लेकिन ये स्वतः ही इसका उदय होता है और विकास भी होता है। लेकिन इस सामंतवादी प्रणाली में एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, वो है कि स्त्रियों की रक्षा, निर्बलों की सहायता और नैतिक आदर्श को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाना। क्योंकि हर किसी भी चीज़ का एक दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जब ये नकारात्मक रूप सामंतवाद ने ले लिया तो सामंतवाद का पतन होना शुरू हुआ। लेकिन प्रारंभिक अवस्था देखी जाए तो इनकी इतनी खराब नीतियां नहीं थी। इन्होंने प्रारंभ में आम जन को, यानी जनसाधारण को सहयोग करने की पूरा प्रयास किया। तो आज हमने सामंतवाद से पूंजीवाद विषय के अंतर्गत सामंतवाद के पतन के कारणों के बारे में जाना और सामंत प्रथा के क्या लाभ रहे इसको भी जाना। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके। अब हम सामंतवाद से पूंजीवाद विषय के अंतर्गत सामंत प्रथा के दोष, क्या क्या सामंत प्रथा के दोष थे, इससे पहले हमने सामंत प्रथा के लाभ के बारे में जाना। इससे और पहले हमने सामंतवाद के पतन के कारणों के बारे में जाना। अब हम समझेंगे सामंत प्रथा के दोष, यानी सामंत प्रथा में कौन कौन सी कमियां थी जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो पहला था किसानों का घोर शोषण करना। जो सामंतवादी थे वो किसानों को सहायता तो कर रहे थे, लेकिन किसानों को ऊंचे ब्याज पर धन उपलब्ध कराते थे और मनमाना उनसे रकम वसूली जाती थी जब उनकी फसल पैदा होती थी। और किसानों की विपन्न स्थिति का ये सामंती लोग लाभ उठाते थे, जिससे किसानों की दशा जो थी वो पहले से अधिक दयनीय हो गई थी, जिसके कारण ये देखने को मिलता है कि फिर किसान इंग्लैंड और फ्रांस के किसानों में विरोध की भावना ज़्यादा बढ़ने लगती है और विद्रोह की स्थिति होती है और विद्रोह होने पर सामंतवादी प्रथा को गहरा आघात लगता है। तो पहला दोष था किसानों का घोर शोषण करना सामंतों द्वारा। दूसरा, सामंती व्यवस्था ने व्यापार वाणिज्य की उन्नति को अवरुद्ध कर दिया था और सामंतवादी नहीं चाहते थे कि व्यापार और वाणिज्य को ज़्यादा उन्नति हो या इस क्षेत्र में लोग आगे बढ़े, क्योंकि उनको ये खतरा था कि यदि ये व्यापार वाणिज्य को अधिक विकास होता है और मुद्रा का प्रचलन हो ही चुका था, तो वो इस मार्ग में बाधा पैदा कर रहे थे कि अगर व्यापारी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं तो उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। और ऐसा ही बाद में होता है और सामंतों की पतन का कारण
व्यापार और वाणिज्य का विकास भी बनता है। तीसरा है सार्वजनिक मार्गों की सुरक्षा तथा सड़कों की मरम्मत की ओर ध्यान न देना। तो सामंतवाद ने सिर्फ अपनी मुनाफाखोरी पर ही विशेष ध्यान दिया, कभी इस बात पर बल नहीं दिया कि जो आम जनसाधारण की जो ज़रूरतें हैं, जैसे जो सार्वजनिक मार्ग हैं, सुरक्षा है, सड़कें हैं, उनको सुधारा जाए, उन पे धन खर्च किया जाए, जिससे कि लोगों को कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो ना तो मरम्मत कराई गई सड़कों की, ना ही सार्वजनिक मार्गों को सुधारा गया, सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिससे कि आवागमन में भी असुविधा होती थी। तो सिर्फ सामंतों ने धन अर्जन करना सीखा, पैसा खर्च करना नहीं सीखा, जो उनके बाद में पतन का कारण बनता है। और ये तीसरा जो है सार्वजनिक मार्गों की सुरक्षा तथा सड़कों की मरम्मत न कराना एक बहुत बड़ा उनके अंदर दोष था। नंबर 4, प्रत्येक सामंत द्वारा अपने जागीर से, मतलब प्रत्येक सामंत द्वारा अपने जागीर से गुजरने वाली व्यापारिक सामान पर चुंगी वसूलना, ये बहुत बड़ा दोष था, जिससे कि व्यापारी बहुत परेशान थे। व्यापारी जगह जगह पर चुंगी देनी पड़ती थी और हर एरिया बटा हुआ था, जागीरें बटी हुई थी। तो एक सामंत की जागीर से जब व्यापारी दूसरे सामंत की जागीर में जाता था तो उसे फिर चुंगी देना होता था, जिससे कि व्यापारी बहुत परेशान थे और उनको बार बार चुंगी देना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो चाह रहे थे कि एक राजा की शक्ति हो, राज्य एक हो, इन सामंतों से छुटकारा मिले। और व्यापारियों का ये नाराजगी भी सामंतों के पतन का कारण बनी। इसके बाद प्रत्येक सामंत द्वारा ये जागीर, इसका सामंतवाद ने राजा की शक्ति को पंगु बना दिया था। अब सामंती जो लोग जानते थे कि ये राजा निर्बल रहेगा, तब तक हमारी पूछ रहेगी, मतलब हमारी जो यश है, हमारी प्रतिष्ठा है, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, कि वो राजा कमज़ोर है, और राजा कमज़ोर है तो सामंतों की स्थिति अच्छी। लेकिन जब राजा अब एक तरह से शक्तिशाली होगा, राजा की अपनी निजी सेना होगी और राजा मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित होगा, तो योग्य राजा के कारण उनकी शक्ति, उनकी कमियां सामने आ जाएंगी, तो फिर उनकी जो अभी स्थिति है वो ऐसी नहीं रहेगी। तो इन्होंने हमेशा यही प्रयास किया सामंतों ने कि राजा को किसी भी प्रकार से कठपुतली शासक बना के रखा जाए, जिससे कि उनकी अपनी शक्ति मजबूत बनी रहे। तो ये सामंतों का एक बहुत बड़ा दोष था कि इन्होंने राजा को की शक्ति का दुरुपयोग किया और उसे कमजोर बनाकर रखा। नंबर नेक्स्ट, सामंतवादी प्रथा ने चर्च को भी दूषित कर दिया था। तो सामंत जो थे वो कहीं भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहते थे। वो राजाओं पर भी नियंत्रण रख रहे हैं, वो व्यापारियों को भी परेशान कर रहे हैं, वो किसानों का भी शोषण कर रहे हैं, और वो चर्च के जो धर्माधिकारी, जो पादरी थे, उनसे भी उन्होंने साठ-गांठ कर रखी थी। और पादरियों की भी ये मजबूरी, मतलब पादरियों को भी ये लाभ था कि वो सामंतों के सहयोग से मनमाना लोगों को डर भय दिखाकर धर्म की आड़ में अवैध वसूली करते थे, और लोगों को जो एक माफ़ीनामा पत्र जो दिए जा रहे थे, उसमें सामंतों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही कि अपराध करो और माफ़ीनामा पत्र लेकर अपराध से मुक्ति पा लो। इससे क्या, लोगों में एक तरह से आक्रोश की भावना बढ़ती गई और लोगों में सामंतों के प्रति भी एक बहुत बड़ा आक्रोश था। तो सामंतीवादी प्रथा ने चर्च को भी दूषित कर रखा था, और चर्च के पादरी भी अपना निजी लाभ, व्यक्तिगत लाभ देख रहे थे। और इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि पादरी वर्ग के लोग सामंतों का सहयोग लेकर कृषकों तथा कृषक दासों से टाइथ नामक एक विशेष धार्मिक कर वसूलने लगे थे। तो सामंतों जो है पादरियों के पक्ष में और पादरी सामंतों के पक्ष में, तो जो धार्मिक पादरी वर्ग के लोग थे वो क्या कर रहे थे, किसानों और कृषकों तथा कृषक दासों से
टाइथ नामक एक विशेष धार्मिक कर वसूलने लगे थे। इस कर से क्या था कि लोगों में ये बात फैलती गई कि जो पादरी वर्ग है वो अपने निजी स्वार्थ में लगा हुआ है, और ये जो टाइथ नामक का जो कर लगाया गया जो धर्म के आड़ में वसूला जा रहा है और ये धार्मिक कर बताया जा रहा है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर है और अधिक कमज़ोर की जा रही, जिससे कि किसानों और कृषक दासों में एक तरह से सामंतों के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ और जो उनके पतन के कारण भी बना। तो आज हमने देखा सामंतवाद से पूंजीवाद में सामंत प्रथा के दोषों में किसानों का जो कौन कौन से दोष थे। किसानों का घोर शोषण करना पहला दोष, सामंती व्यवस्था में व्यापार वाणिज्य की उन्नति को अवरुद्ध किया दूसरा दोष, सार्वजनिक मार्गों की सुरक्षा तथा सड़कों की मरम्मत की ओर ध्यान न देना तीसरा दोष, प्रत्येक सामंत द्वारा अपने जागीर से गुजरने वाले व्यापारिक सामान पर चुंगी वसूलना ये चौथा दोष, और सामंतवाद ने राजा की शक्ति को पंगु बना दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि राजा अयोग्य रहेगा तो प्रजा का क्या होगा, प्रजा का देखभाल कौन करेगा, इससे मतलब नहीं था। राजा कमजोर रहना चाहिए, कठपुतली शासक बना रहना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, सामंतवादी प्रथा ने चर्च को भी दूषित कर दिया था, और चर्च पहले से ही दूषित थे क्योंकि वो धर्म की आड़ में अपना निजी लाभ देख रहे थे, और सामंतों का सहयोग मिलने से वो उनकी शक्ति और बढ़ गई। तो पादरी वर्ग ने फिर क्या किया, सामंतों को जब उनको अपने पक्ष में कर लिया तो वो टाइथ नामक कृषक और कृषक दासों से टाइथ नामक का विशेष धार्मिक कर वसूलने लगे, जिससे कि जन साधारण में भयानक आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो आज हमने अभी इस टॉपिक में सामंत प्रथा के दोष में उसके दोषों के बारे में जाना। आज बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।